नमस्कार, स्वागत है आपका फेफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे बाल विकास। बाल विकास में अपन सेकंड यूनिट में आ गए थे और दूसरी यूनिट का पहला टॉपिक अपनों ने शुरू किया था। कौन सा? व्यक्तिगत विभिन्नता। तो बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ। व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता में अपन पिछली क्लास में देख रहे थे संभाविता वक्र। तो क्या है वह संभाविता वक्र? तो उसको अपन फिर से देखते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का संभावित वक्र कौन सा देखा था अपनों ने? किस प्रकार से देखा था? अपनों ने इस प्रकार से एक आरेख तैयार किया था, एक वक्र तैयार किया था, जिसमें अपनों ने देखा था कि भाई इस प्रकार से ये था, ये इस प्रकार से अपनों ने आरेख तैयार किया था। देखिए अपनों ने कैसे किया था, ऐसे करके और ऐसे, इस प्रकार से अपनों ने इसको बनाया था। ये कितने पर था? 2% पे था, ये 7% पे था, ये 16% पे था, ये 50% पे था, ये फिर 16% पे था, ये 7% पे था, और फिर ये जो है वो 2% पे था। क्या है ये चीज? ये एक संभाविता वक्र है। यहां पर अपन क्या मान सकते हैं? ये सामान्य स्थिति होती है, या फिर इस प्रकार से विकास करने वाला बालक क्या होता है? सामान्य बालक होता है। इससे यदि अपन इधर जाएंगे तो उसका विकास प्लस होता जाएगा, यानी वह सामान्य से उच्च विकास वाला व्यक्ति होगा। और यदि इससे इधर आएंगे तो यह निम्न होगा। ये उच्च हुआ तो ये निम्न हुआ विकास के क्षेत्र में। ठीक है, तो यहां पर अपनों ने देखा कि भाई ये तो सामान्य बालक होते हैं, ये चीज अपनों ने देख ली। ये तो क्या हुए? सामान्य बालक। अगर इसकी बात करें तो ये कौन सा हुआ? सामान्य से उच्च हुआ। ठीक है, इसकी बात करें तो ये प्रखर हुआ, यानी इससे भी आगे। और यदि इसकी बात करें तो ये हुआ प्रतिभाशाली। ठीक है, अब इसकी बात करें तो ये सामान्य है, तो ये सामान्य से निम्न हुआ, सामान्य से निम्न हुआ। और इसकी बात करें तो ये मंद हुआ, मंद बुद्धि वाला। और इसकी बात करें तो ये जड़ हुआ। ये संभाविता वक्र है। सबसे पहले तो अपन इस शब्द को समझते हैं, संभावित वक्र या संभाविता वक्र। संभाविता शब्द किससे बना है? संभावना से, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता की जिस रूप में संभावना प्रकट की जाती है, या अपन यूं कह सकते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता के संबंध में प्रकट की गई संभावना ही किसके द्वारा दर्शाई जाती है? संभाविता वर्ग। अब ये कोई सर्वमान्य सत्य नहीं है भाई, इसीलिए इसको संभाविता यानी मात्र संभावना है। इस प्रकार की संभावना व्यक्त की जाती है कि इस प्रकार से लोगों का विकास होता होगा। और यहां पर वक्र का शाब्दिक अर्थ होता है आरेख या प्रारूप। तो देखिए ये क्या है? एक आरेख या प्रारूप तैयार किया अपनों ने। किसका? बालकों की विभिन्नता का संभावित, कि इस प्रकार से लोग विभिन्न होंगे। अभी मैंने तो आपको बताया कि भाई विकास इस प्रकार से होता है, तो फिर इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता कैसे होगी? व्यक्तिगत विभिन्नता इस प्रकार से होती है कि ये माना जाता है कि भाई दुनिया में 16% तो ऐसे लोग हैं
जो सामान्य से निम्न है और 16% ही ऐसे हैं जो सामान्य से उच्च है, जबकि 50% लोग ऐसे हैं जो सामान्य रूप से विकास करते हैं। सामान्य रूप से विकास करने का मतलब कि जैसे यूं माना जाता है ना कि भी शेषवावस्था में बालक ये चीज सीख लेता है, शेषवावस्था के बालक की ये विशेषताएं होती है, शेषवावस्था के बालक में ये गुण आ जाते हैं, ये भाव उसमें आ जाते हैं। तो ये चीज है वो। और उसके बाद अपन जो बाल्यावस्था के बालकों की भी निर्धारित कर देते हैं, किशोरावस्था की भी। किस आधार पर वो निर्धारण किया जाता है? इन लोगों के आधार पर किया जाता है, इन लोगों के आधार पर नया बन जाता है। अब ये मतलब नहीं है कि जो बालक है वो, यदि कोई बालक है वो दूसरी कक्षा में, अब इस नियम के अनुसार तो अपन क्या मानते हैं, सरकार के अनुसार माने। अब सरकार ने शिक्षा की जो पद्धति तय की है, प्रणाली बनाई है, उसमें 6 वर्ष के बालकों को स्कूल में भेजना है। और स्कूल में जो केंद्रीय विद्यालय वगैरह होते हैं, ये जो नवोदय वगैरह, उनमें 6 वर्ष के बालक के लिए ही माना जाता है कि भी 6 वर्ष के बालक को ही सबसे पहले स्कूल में भेजना है, उससे पहले उसमें लेते ही नहीं है। तो 6 वर्ष के बालक को विद्यालय में भेजना है। तो 6 वर्ष का बालक, मान लीजिए कि इस व्यवस्था के अनुसार 10 वर्ष का बालक है वो, अगर अपन पहली, दूसरी, तीसरी इसी प्रकार से माने तो 4थी क्लास में आएगा, है ना। तो 50% बच्चे तो यही करेंगे। 10 वर्ष की उम्र में 4थी क्लास के बालक का जितना दिमाग विकसित होगा उतना ही इनका होगा, परंतु उसमें भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इनसे आगे निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रखर बुद्धि वाले होंगे। और कुछ बालक ऐसे होंगे जो इनसे भी पिछड़ जाएंगे, इनसे भी पीछे रह जाएंगे। अब एक 10 वर्ष का बालक है जो दूसरी क्लास भी नहीं पार कर पा रहा है, हालांकि आजकल तो पास कर देते हैं, सरकार ने बोल दिया फेल करना ही नहीं है, वो बात अलग है। परंतु अपन बात करते हैं इस लेवल की मानसिक विकास की। तो मानसिक विकास की यदि अपन बात करें तो देखिए 50% ही लोग ऐसे हैं जो इसके अनुसार विकास करेंगे। उसके बाद 16% लोग तो ऐसे होंगे जो इससे भी अधिक तेज गति से मानसिक विकास करेंगे, और 16% ऐसे होंगे जो इनसे ही पीछे रह जाएंगे। इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो अब सामान्य बालक जो है वो तो मानसिक विकास में समान होगा, परंतु इसके बाद यहां जाए, सब बालकों में आपस में व्यक्तिगत विभिन्नता दिखाई देगी। इसीलिए इसे व्यक्तिगत विभिन्नता का संभावित वक्र कहते हैं। 2% लोग कम विकास करेंगे, शारीरिक भी और मानसिक, जबकि 2% लोग ऐसे हैं जैसे कौटिल्य जैसे, हाँ वो एक लड़का आया था ना, एक बच्चा छोटा सा, कौटिल्य नाम ही तो था उसका, जो उसमें गया था, कौन बनेगा करोड़पति में भी गया था, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था। तो उस प्रकार के बच्चे इसमें आ जाएंगे 2% में। और ये 2% ऐसे होंगे जो अपना सीधा का सीधा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस अपना पैतृक व्यवसाय अपना लेते हैं, उनको बाद में फिर उसकी सीख दी जाती है, वो सामान्य बालकों की तरह विकास ही नहीं करते। 7% मंद होते हैं, 16% सामान्य से, ये तो बिल्कुल ही जड़ बुद्धि होते हैं, ये कुछ ही ग्रहण नहीं कर पाते, ये सामान्य होते हैं, इनसे ऊपर होते हैं। तो इस प्रकार से इन लोगों की बजाय ये ज्यादा मानसिक विकास करेंगे। तो इस प्रकार से सभी प्राणियों में, संसार के सभी प्राणियों में व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है, और इसीलिए इसका इस प्रकार से संभाविता वक्र तैयार किया जाता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अपन आगे। तो संभाविता वक्र हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं और यहां पर ये टोटल बच्चों का औसत हो जाता है, आप काउंट करके देख लेना, 16 सारे के सारे बच्चों को काउंट करके देख लेना। ये तो हो गया संभाविता वक्र, जो महत्वपूर्ण था
ये तो अपनों ने देख लिया। अब अपन बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्रों की। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र होते हैं जिनमें व्यक्तिगत विभिन्नता दिखाई देती है? तो 3 क्षेत्र इसमें माने जाते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है संज्ञानात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र। एक होता है भावात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र। और एक होता है क्रियात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के है वो जो क्षेत्र माने जाते हैं उनमें 3 महत्वपूर्ण हैं। यदि अपन संज्ञानात्मक क्षेत्र में बात करें तो संज्ञानात्मक रूप से बालकों में किस किस आधार पर भिन्नता देखी जाएगी, किन किन चीजों में अपन उनमें अंतर देख सकते हैं। तो सबसे पहली तो ज्ञान किसका अंग है, ज्ञान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? बुद्धि द्वारा। तो बुद्धि के आधार पर भी विभिन्नता देखी जाती है। और अभी अपनों ने जो वक्र देखा उसमें अपनों ने ये चीज भी देखी, अपनों ने इस चीज को देखा कि भाई कुछ बालक ऐसे होते हैं जो निम्न बुद्धि वाले होते हैं, मंद होते हैं, जड़ होते हैं, कुछ लोग प्रतिभाशाली होते हैं। तो बुद्धि के आधार पर भी विभिन्नता दिखाई देती है, चिंतन स्तर में भी। अब ये भी नहीं होता कि प्रतिभाशाली बालक है वो चिंतन बहुत अच्छा कर पाएगा, ये भी नहीं होता। अब कुछ लोगों में तो मूर्त बुद्धि होती है, कुछ लोगों में अमूर्त बुद्धि होती है। तो अमूर्त बुद्धि वाले जो विद्यार्थी है, जो लोग हैं, उनमें चिंतन क्षमता ज्यादा होगी। इसीलिए तो सब लोग वैज्ञानिक नहीं बनते, सब लोग दार्शनिक नहीं बनते। वैज्ञानिक मूर्त बुद्धि वाले बनते हैं, अमूर्त बुद्धि वाले दार्शनिक बनते हैं, साहित्यकार बनते हैं। तो इसलिए चिंतन क्षमता भी सब में अलग अलग होती है। कुछ लोगों की चिंतन क्षमता अधिक होती है। और आपको एक बात और बता देती हूँ, ये सामान्यतः बुद्धि से अलग प्रकार की अवधारणा है। हालांकि प्रतिभाशाली बालक तो इसमें भी आता है। अब प्रतिभाशाली बालक भी एक चिंतन क्षमता बहुत अच्छी रखी, ये जरूरी नहीं होता। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो बुद्धि हो गया, चिंतन हो गया, इसके साथ साथ अपन शामिल कर सकते हैं सृजनात्मकता को, सृजनात्मकता को। अब जो प्रतिभाशाली बालक है वो वैज्ञानिक बने जरूरी नहीं है, वो किसी न किसी नए नियम का सृजन करे ये जरूरी नहीं होता। ये उसकी बुद्धि पर, उसके चिंतन स्तर पर डिपेंड करता है कि उसमें किस प्रकार का चिंतन स्तर है। जैसे एक ही घर में 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों में एक साइंस पढ़ रहा है, एक आर्ट्स पढ़ रहा है, एक कॉमर्स पढ़ रहा है। तीनों बच्चे अलग अलग विषय पढ़ रहे हैं और तीनों बच्चे अपने अपने विषय के क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं। जबकि यदि साइंस वाले से आर्ट्स का पूछ लो तो कुछ भी नहीं आता, और यदि आर्ट्स वाले को साइंस का पूछ ले तो उसको भी कुछ भी नहीं आता। तो उनमें जो है वो, हाँ, तीनों के तीनों बहुत अच्छे हैं, अपने अपने विषय में है। क्यों? क्योंकि उनमें तीनों में अलग अलग प्रकार का मस्तिष्क है, अलग अलग प्रकार की जो चिंतन क्षमता है। और इस आधार पर अपन ये भी कह सकते हैं भी शैक्षिक उपलब्धि, शैक्षिक उपलब्धि को भी अपन इसमें शामिल कर सकते हैं। एक ही घर में 2 बच्चे, एक बच्चे के मार्क्स 94%, एक बच्चे के मार्क्स 44%। क्यों? तो ये मतलब नहीं है कि 44% वाला बिल्कुल जड़ बुद्धि है, ये नहीं कह सकते। हो सकता है ये भी प्रतिभाशाली हो, परंतु ये है कि उसकी शिक्षा में शैक्षिक उपलब्धि उसकी कम है। हो सकता है कि उसको किसी बिजनेस में डाल दिया जाए। अब आप देखते हो अपन हीरो हीरोइन को देख लीजिए, जो एक्टर्स हैं, जो अभिनय करते हैं, वो लोग हैं, वो लगभग ऐसे हैं कि उनसे यदि यूं पूछ लिया जाए कि भी तुम्हारे राज्य का मुख्यमंत्री कौन है, तो उनको सोचना पड़ता है। तो और कुछ लोग ऐसे होते हैं और फिर भी वो
उनका उस दिशा में शैक्षिक उपलब्धि उनके पास नहीं है, फिर भी वो अभिनय बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो उनकी शैक्षिक उपलब्धि नहीं है तो क्या अपन उनको मंदबुद्धि या जड़ बुद्धि मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वो तो बहुत ज्यादा प्रशंसाएं बटोरते हैं, बहुत से लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, बहुत लोग उनके फैन होते हैं। तो इसलिए इस आधार पर भी तो अपन ये नहीं मान सकते कि भाई इसकी शैक्षिक, इसने अगर इतने नंबर प्राप्त किए हैं तो वो प्रतिभाशाली है, और इसने अगर इतने नंबर प्राप्त किए हैं तो वो मंदबुद्धि है। ऐसा नहीं होता। शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर भी अंतर है, वो माना जाता है। तो यहां पर अपनों ने देखा कि भाई व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रमुख रूप से 3 क्षेत्र हो सकते हैं। उनमें सबसे पहला संज्ञानात्मक क्षेत्र। संज्ञानात्मक क्षेत्र की यदि अपन बात करें तो बुद्धि के आधार पर, चिंतन के आधार पर, सृजनात्मकता, शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर जो अंतर विद्यार्थियों में, बालकों में, मनुष्यों में देखा जाता है वो पूरा का पूरा किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है? देखा जाता है संज्ञानात्मक के अंतर्गत देखा जाता है। अब अपन बात करते हैं भावात्मक क्षेत्र की। तो किसी व्यक्ति की किसी चीज में रुचि होती है, किसी व्यक्ति की किसी में। वृत्ति का मतलब होता है एटीट्यूड। अब कुछ लोग होते हैं जो सबके साथ घुल मिल कर चलते हैं, कुछ लोग नहीं चलते। तो वृत्ति के आधार पर जो व्यक्तिगत विभिन्नता दिखाई देती है वो भी किस में जाती है? भावात्मकता में। इसके साथ साथ रुचि के आधार पर ये भी किस में जाएगी? भिन्नता के आधार, भावात्मकता में जाएगी। भावात्मकता में वृत्ति व रुचि। रुचि क्यों जाएगी? रुचि इसलिए जाएगी क्योंकि रुचि या आनंद भाव का विषय है, और रुचि भी सबकी अलग अलग होती है। कोई विद्यार्थी ऐसा है, जैसे मतलब एक ही घर में 2 बच्चे हैं, एक के पीछे जूते लेके भागना पड़ता है होमवर्क करवाने के लिए, और एक है वो आते ही जब तक होमवर्क कंप्लीट नहीं होता तब तक खाना नहीं खाता। क्यों? क्योंकि उसको शिक्षण में रुचि है, उसको शिक्षा में रुचि है, उसको नहीं है। तो एक व्यक्ति ऐसा होता है। अब आप बिजनेसमैन जो हैं उनको देख लीजिए, जरूरी नहीं है कि उनके पास क्वालिफिकेशन बहुत हाई लेवल की हो। 10वीं में फेल लोग भी बहुत अच्छे सफल बिजनेसमैन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें बुद्धि उसी प्रकार की, रुचि होती है उनकी उसी प्रकार की। और यदि रुचि को और अधिक समझना हो तो 3 इडियट्स मूवी देख लेना। हालांकि अब आपके पास टाइम नहीं है मूवीज देखने का। इसके साथ साथ अपन जीवन मूल्यों को देख सकते हैं। जीवन मूल्यों के आधार पर अपन कैसे कह सकते हैं कि भी एक व्यक्ति तो है वो समाज के आदर्शों, समाज के मूल्यों को बनाए रखने में विश्वास करता है, उन मूल्यों में विश्वास रखता है। वो चाहता है कि सभी लोग हैं वो आपस में प्रेम व सद्भाव से रहे। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, पैसा आना चाहिए, प्रेम भावात्मकता जाए भाड़ में। क्यों? जीने के लिए पैसा जरूरी है भाई, भूख लगती है। तो इसलिए अब कुछ लोग हैं, सब लोगों के अपने अपने जीवन के मूल्य आदर्श अलग अलग होते हैं। संवेग के आधार पर भी व्यक्तियों में विभिन्नता दिखाई देती है। संवेग हमारे भाव ही होते हैं। जैसे कुछ लोगों में ईर्ष्या ज्यादा होती है, कुछ लोग तो इतने प्रेमी होते हैं कि उनके पास आप बैठ जाओ ना तो मन ऐसे करता है कि भाई उनसे हम हमेशा मिले, तो और बार बार मिलना चाहते हैं। तो वो प्रेमी लोग होते हैं। कुछ लोग ईर्ष्या रखते हैं, अपने मित्र से भी ईर्ष्या रखते हैं कि इसके तो इतने मार्क्स आ गए, मेरे तो इतने ही आए हैं। और कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे जितने आ रहे हैं मैं ठीक हूं। तो उस प्रकार से संवेगात्मकता में अंतर। अब संवेगात्मकता में ये देखें तो कुछ लोग इतने भावुक होते हैं कि वो किसी के साथ जुड़ जाते हैं, तो उसके साथ इतने अधिक जुड़ जाते हैं कि फिर उनसे जब अलग होते हैं तो रोते ही रहते हैं। जबकि कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने भी स्कूल कॉलेज में विदाई पार्टी तो जरूर ली होगी। यदि आप भी विदाई पार्टी लेते समय रोए हैं तो आप में संवेगात्मक प्रधानता है, आप भावुक व्यक्ति हैं। नहीं रोए तो आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ साथ भावात्मकता में अभिप्रेरणा भी आती है। अभिप्रेरणा के आधार पर भी व्यक्तियों में अंतर पाया जाता है। कैसे?
कुछ लोग तो है वो दूसरों को देखते हुए और अपने आप को मोटिवेट कर लेंगे। वो अगर 70% ला रहा है तो मुझे 80 पर जाना है, मैं रुक ही नहीं सकता वहां पर। जबकि कुछ देखिए, 9th क्लास की एग्जाम हुई मार्च अप्रैल, इस बार तो छुट्टियों से ही पढ़ाई शुरू करूंगा और 90% तो मार्क्स आ ही जाएंगे। छुट्टियां जैसे ही आई तो वैसे ही खेलना शुरू। उसके बाद अब छुट्टियों में जब खेलने का मन होता है, चलो इस टाइम खेल लेते हैं, स्कूल जब खुलेंगे तब से पढ़ना शुरू करूंगा। 80% तो कहीं नहीं जाएंगे, 90 से 80। स्कूल खुले, स्कूल में जाना, दोस्त बनाना, उनके साथ खेलना, दौड़ना, भागना। चलिए अभी तक तो बहुत टाइम पड़ा है, जब हाफ ईयरली एग्जाम होगी उस समय पढ़ाई करेंगे और तब इतना करेंगे, टाइम टेबल बनाते हैं ये वो। अब से तो इतना पढ़ेंगे, इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि 70% मार्क्स तो कहीं नहीं जाएंगे। दिसंबर आता है, अभी से पढ़ाई शुरू करूंगा। अभी तो 2-3 महीने पड़े हैं, इतने दिनों में तो मैं अपना सिलेबस पूरा अच्छे से कवर कर लूंगा। 60% तो कहीं नहीं जाएंगे। और जनवरी फरवरी गया, एग्जाम का दिन आ जाता है। अब क्या करें, अब तो हे वाला जी आप पास करवा दो, आपके प्रसाद चढ़ाऊंगा, किसी भी तरीके से इस बार पास हो जाऊं, फिर अगले साल से तो छुट्टियों में ही पढ़ाई शुरू कर दूंगा। तो इस प्रकार से कुछ लोग हैं वो अपने आप को अभिप्रेरित करते ही रह जाते हैं। कुछ लोग हैं वो दूसरों को देखकर पढ़ते हैं और अपने अंदर उस प्रकार के भाव उत्पन्न करते हैं, जबकि कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, आप उनको मोटिवेट करने के लिए 5 मिनट का भाषण दीजिए, 50 बच्चों की तो यूं बदन में आग लग जाएगी, उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि अब तो कुछ ना कुछ करना ही है। और 50 बच्चे कहेंगे बस करो, अब तो बहुत हो गया, ऊपर से जाने लग गया, यानी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से अभिप्रेरणा के आधार पर भी लोगों में अंतर दिखाई देता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई भावात्मकता में जो अनेक चीजें आती है, वृत्ति, रुचि, संवेग, जीवन मूल्य, अभिप्रेरणा, इन सब में भी बालकों में अंतर दिखाई देता है, व्यक्तियों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं क्रियात्मक क्षेत्र की। तो क्रियात्मक क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? तो देखिए, क्रियात्मक क्षेत्र की यदि बात करें तो क्रियात्मकता में एक तो शारीरिक कार्य है। शारीरिक कार्य सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि भाई शारीरिक कार्य, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शारीरिक क्रियाएं अधिक करते हैं, शारीरिक कार्य अधिक कर सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे शारीरिक कार्य हो ही नहीं पाते। शारीरिक कार्य का मतलब होता है जैसे कुछ लोग हैं वो बहुत ज्यादा काम करते हैं, घर में जितने भी सारे काम होते हैं वो सारे के सारे संभाल लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ तो बहुत अच्छा लेते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स भी लाते हैं, परंतु यदि उन्हें कोई काम करने के लिए कह दिया जाए तो वो उनसे नहीं होता, या तो वो करते ही नहीं है, करते हैं तो भी रो रो कर करते हैं। तो शारीरिक क्रियाओं के आधार पर भी मैं सीधा सा कहूं, कुछ लोग फुर्तीले होते हैं और कुछ लोग आलसी होते हैं, ठीक है। और फुर्तीले आलसी उस तरीके से भी अंतर होता है, और फुर्तीले लोगों में भी कुछ मानसिक रूप से फुर्तीले होते हैं, कुछ शारीरिक रूप से। तो इसलिए शारीरिक रूप से भी लोगों में है वो विभिन्नता नजर आती है। इसके साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं शारीरिक सहन शक्ति। शारीरिक सहन शक्ति, इसमें भी व्यक्तिगत विभिन्नता दिखाई देते हैं। एक बालक तो ऐसा है कि जिसको थोड़ा सा जोर से बोलकर कह दो गंगा जमुना शुरू हो जाती है, और एक बालक ऐसा है कोई बात नहीं, डांट लो, आप शांत हो जाओ तो बता देना, मैं आ जाऊंगा। इस प्रकार के बालक भी होते हैं जो बस उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनमें सहनशीलता होती है।
सबसे ज्यादा सहनशीलता महिलाओं में पाई जाती है, तभी तो महिलाएं दूसरे के घर में एडजस्टमेंट कर लेती है। पुरुष अपने मित्र के घर भी जाता है तो भागना चाहता है, लड़के लोग ज्यादा कहीं भी एडजस्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए महिलाओं में है वो सहन शक्ति जो है वो ज्यादा पाई जाती है। तो इस प्रकार से क्रियात्मक क्षेत्र में शारीरिक कार्य मान लीजिए, सहन शक्ति मान लीजिए। यदि अपन एक चीज और देखें तो मांसपेशियां भी मान सकते हैं। मांसपेशियां, अब मांसपेशियां किस आधार पर हो सकती है? कुछ लोगों की मांसपेशियां बहुत मजबूत होती है ना, और मांसपेशियां मजबूत होने के कारण और वो लोग हैं वो हार्ड वर्क ज्यादा कर पाते हैं। मांसपेशियां मजबूत होने के कारण हार्ड वर्क, बड़े कहते हैं ना कि जब बहुत भारी काम करना हो तो उसको बुलाओ, वो कर सकता है, अपने से नहीं होगा। तो इस प्रकार से, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फुर्तीले तो होते हैं, शारीरिक कर्म तो बहुत करते हैं, काम तो बहुत करते हैं, परंतु हार्ड वर्क नहीं कर पाते, वो हल्के फुल्के काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्रियात्मक क्षेत्र में भी विद्यार्थियों में, या फिर मैं यूं कहूं व्यक्तियों में अंतर दिखाई देता है, जो सामान्यतः शारीरिक कार्य में, शारीरिक सहन शक्ति में व मांसपेशियों की मजबूती व कमजोरी में भी दिखाई दे सकता है। तो इसी के साथ व्यक्तिगत विभिन्नता के विभिन्न क्षेत्र जो है वो अपने कंप्लीट होते हैं। जो 3 क्षेत्र अपनों ने देखे थे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। आगे अपन बात करते हैं। देखिए, वैसे देखिए तो व्यक्तिगत विभिन्नता में है वो जितने भी पॉइंट्स अपन पढ़ेंगे वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फिर भी नाम अलग दे दिया जाता है, चीजें अलग तरीके से पूछ ली जाती है। मान लीजिए कि आपसे यूं पूछ ले, ये क्या था? शारीरिक विभिन्नता का क्षेत्र, यानी कहां कहां तक शारीरिक विभिन्नता फैली हुई है, कहां कहां कौन कौन से क्षेत्रों में शारीरिक विभिन्नता दिखाई देती है। तो लगभग सारे ही हो गए, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक सारे क्षेत्र हो गए। संज्ञानात्मक में कौन सा आता है वो भी देखा, भावात्मक में कौन सा आता है वो भी, क्रियात्मक भी देख लिया। अब अपन बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के पहलू। चीजें एक जैसी सी है, ज्यादा अंतर नहीं है, परंतु फिर भी अपन बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के पहलू या स्तर। कुछ चीजें भिन्न आ जाती है तो अपन इसको देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को एग्जाम फाइट करना है, तो इसलिए अपने को सभी चीजें देखनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के जो प्रमुख पहलू है या स्तर है कि किस किस स्तर की व्यक्तिगत विभिन्नता हो सकती है, उसमें यदि अपन देखें तो सबसे पहले उसमें भी वही चीजें आ जाएगी लगभग। तो एक तो शारीरिक क्षमता के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता, ये इसका पहलू हो सकता है। शारीरिक क्षमता के आधार पर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अपनों ने जो देखा है शारीरिक क्षमता के आधार पर, तो कुछ लोग हैं वो शारीरिक कार्य बहुत अधिक कर पाते हैं, शारीरिक श्रम ज्यादा कर पाते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मानसिक श्रम, या फिर अपन इसको यूं भी शामिल कर सकते हैं कि बुद्धि स्तर पर व्यक्तिगत विभिन्नता। अब ये क्या चीज हो सकती है? बुद्धि स्तर पर व्यक्तिगत विभिन्नता में अपनों ने देखा है ये जो बुद्धि लब्धि का चार्ट होता है ना, वो पूरा का पूरा इसमें शामिल हो सकता है। या फिर अपन सीधा देखें तो मंद बुद्धि, इसके साथ साथ सामान्य बुद्धि, और इसके साथ साथ प्रतिभाशाली बुद्धि, प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, तो बुद्धि स्तर पर भी व्यक्तियों में विभिन्नता पाई जाती है।
व्यक्तियों में विभिन्नता पाई जाती है। तो कुछ लोग हैं वो मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ सामान्य बुद्धि के होते हैं, तो कुछ प्रतिभाशाली बालक भी होते हैं। तो इस प्रकार से अपनों ने यहाँ पर शारीरिक क्षमता देखा, बुद्धि देखा, और इसके साथ साथ अभी अपनों ने एक चीज और देखी थी, उसको भी इसमें शामिल कर लेते हैं। कौन सी? संवेगात्मकता या संवेगात्मक स्तर पर व्यक्तिगत विभिन्नता। हालांकि ये चीजें अपन देख चुके हैं, परंतु इसके पहलू व स्तरों में ये चीजें शामिल की जाती हैं। स्तर का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप। अब वहां पर तो अपनों ने क्षेत्र देखा, तो भी कहां कहां तक फैला हुआ है कि शारीरिक क्रिया में व्यक्तिगत विभिन्नता दिखाई देती है कि नहीं, मानसिक में, चिंतन में, तो वो चीज देखी। अब इसके स्तरों में यदि अपन बात करें तो देखिए, शारीरिक में कुछ लोग हैं वो शारीरिक क्रिया बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मजबूत मांसपेशियों वाले होते हैं तो वो उच्च स्तर के हो जाते हैं, और उनसे यदि कमजोर मांसपेशियों वाले व्यक्ति होते हैं तो वो निम्न स्तर के हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उनमें अंतर देखने को मिलता है। बुद्धि स्तर की बात करें तो बुद्धि में भी ये तीनों चीजें होगी। संवेगात्मक स्तर में यदि बात करें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा भावुक प्रकृति के होते हैं। अभी अपनों ने इसके बारे में बात भी की थी। और कुछ लोग बहुत भावुक होते हैं, कुछ लोग कोई भी रोता रहे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे कुछ लोग हैं वो, मान लीजिए कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसमें भावुकता नहीं है और वो शिक्षक है, तो बच्चा रोता रहेगा तो भी वो मारता रहेगा। इस प्रकार के लोग भी देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अपन एक चीज और भी देख सकते हैं, व्यक्तित्व के आधार पर। अब ये बहुत बड़ी चीजें आ जाती है, इसीलिए मैंने कहा था कि भी कुछ चीजें मिलती हैं, परंतु इसके साथ साथ अनेक अलग चीजें हैं भी हैं, तो अपन इसको भी देख लेते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता। अब ये क्या चीज है? व्यक्तित्व के आधार पर। व्यक्तित्व के आधार पर यदि अपन देखें तो कार्ल युंग का जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। और उसमें यदि अपन देखें तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी जो व्यक्तित्व होते हैं, हालांकि व्यक्तित्व के प्रकार अनेक विद्वानों ने अलग अलग बताए हैं। कुछ लोग 2 प्रकार के मानते हैं, कुछ 4 प्रकार के, कुछ लोग 3 प्रकार के लोगों को मानते हैं। तो व्यक्तित्व विभिन्नता, ये मैंने आपको यूं ऐसे क्यों कहा कि भी ये बहुत बड़ी चीज है। ये बहुत बड़ी इसलिए है क्योंकि व्यक्तित्व पहले बाहरी क्षेत्र से संबंधित था। बाहरी क्षेत्र से मतलब जिसका रंग अच्छा हो, गोरा हो, हाइट बहुत अच्छी हो, 5.5 से 6 फीट के बीच में हाइट, लड़कों की बात कर रही हूं मैं, 5.5 से 6 फीट के मध्य हाइट हो, रंग भी अच्छा हो, हाइट के अकॉर्डिंग ही हेल्थ हो, तो उन लोगों की पर्सनैलिटी गजब मानी जाती थी। यानी पहले सिर्फ और सिर्फ बाहरी क्षेत्र से ही व्यक्तित्व संबंधित था। यानी एक व्यक्ति यदि डील डोल से अच्छा दिख रहा है तो उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली माना जाता था। क्यों माना जाता था? इसके शब्द के अनुसार भी देखें तो पर्सोना शब्द से पर्सनैलिटी बनता है, और जिसमें अपन इसका अर्थ क्या होते हैं? मुखौटा। मुखौटे का मतलब जो बाहरी हमें दिखाई देता है, तो उसको ही हम व्यक्तित्व मान लेते थे। परंतु धीरे धीरे इस संबंध में लोगों द्वारा बहुत अधिक रिसर्च किया गया, शोध किया गया, और फिर बाद में बाहरी क्षेत्र के साथ साथ आंतरिक क्षेत्र को भी इसमें शामिल कर लिया। और वर्तमान में व्यक्तित्व प्रभावी उसी का माना जाता है जो शारीरिक रूप से भी बहुत अच्छा हो और साथ साथ आंतरिक रूप से, यानी उसकी भाषा अच्छी हो, उसका व्यवहार अच्छा हो, वो वैसे भी मांसपेशियों में भी मजबूत हो, वो काम बहुत अच्छा करता हो। तो ये सारी की सारी चीजें हैं वो पर्सनैलिटी में शामिल हो गई। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अब अपन देखें तो बाहरी और आंतरिक दोनों आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। तो देखिए, कुछ लोग नाट्य होते हैं, बौने होते हैं, कुछ लोग लंबे होते हैं, कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ लोग काले होते हैं, कुछ लोग मोटे हेल्दी होते हैं, कुछ लोग
दुबले पतले लोगों पर कभी कमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें अपन आंतरिक की। आंतरिक व्यक्तित्व में कुछ लोगों की तो भाषा इतनी मधुर होती है, इतनी सुंदर होती है कि आप जब उनको सुनने लगते हो ना, तो आपको यूं लगता है कि भाई सुनते ही जाए। और अक्सर जो कथावाचक होते हैं, जो व्यास लोग होते हैं, उनकी वाणी में जितनी मधुरता होती है, लोग उनकी वाणी में इस तरीके से खो जाते हैं कि उनको यूं लगता ही नहीं है कि वो इस लोक में है। वो उनकी वाणी के साथ उसी लोक में चले जाते हैं जिस लोक में वो जिस लोक की कथा कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से भाषा, और इसके साथ साथ कुछ लोगों की भाषा तो बहुत कड़वी हुई होती है, परंतु उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। तो लोग कहते हैं क्या हुआ, ये बोलने में तो ऐसा ही है, परंतु मन से बहुत अच्छा है, मन से साफ है, तो उसकी बातों का भी लोग बुरा नहीं मानते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बाहर तो इतने मीठे होते हैं, अंदर से इतने काले। तो इस प्रकार से है वो। अब अपन व्यक्तिगत विभिन्नता को देखेंगे तो आंतरिक रूप से भी देखेंगे कि भी कुछ लोग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ लोग, और बाहरी तरीके से भी देखेंगे। तो इसमें ये सारी की सारी चीजें शामिल हो जाती है जो व्यक्तित्व की है। तो आंतरिक व्यक्तित्व से संबंधित व बाहरी व्यक्तित्व से संबंधित, दोनों से संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नता लोगों में पाई जाती है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे और अपन इसके पहलू व स्तरों को देखते हैं। तो देखिए और कौन कौन से स्तर हो सकते हैं, चलिए देख लेते हैं आगे। देखिए ये चीज भी अपनों ने अभी देख ली है वैसे तो। उपलब्धि, तो अगली कौन सी है, सॉरी, उपलब्धि के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। अब पीछे अपनों ने शैक्षिक उपलब्धि देखी थी, है ना। यहां पर सभी प्रकार की उपलब्धि, एक बिजनेस बहुत से लोग करते हैं, ठीक है, परंतु कुछ लोग बहुत आगे चले जाते हैं, कुछ लोग नुकसान हो जाता है तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो इस आधार पर लोगों में विभिन्नता पाई जाती है, उससे संबंधित भी अंतर पाया जाता है। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसमें ये बिजनेस करने की योग्यता है, तो उसको कहीं भी भेज दीजिए आप, वो कुछ न कुछ लेकर ही आएगा। वहां पर जाकर ऐसा वातावरण बना लेगा कि वहां से भी कुछ न कुछ ग्रहण करके ही लाएगा, कुछ न कुछ लेकर ही आएगा, कुछ न कुछ कमा कर लाएगा। तो कुछ लोगों में बुद्धि होती है। अब उपलब्धि का मतलब है कि हर क्षेत्र में, कृषि में किसान खेती करता है, एक व्यक्ति की खेती या फसल है वो बहुत अच्छी होती है, उत्पादन बहुत अच्छा होता है, जबकि एक व्यक्ति की नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें भी बौद्धिक स्तर में अंतर पाया जाता है, शारीरिक स्तर में अंतर पाया जाता है। तो इस प्रकार से एक स्तर में, शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, कुछ लोग आरएएस आईएएस तक पहुंचते हैं, तो कुछ लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। कृषि के क्षेत्र में ले लीजिए, बिजनेस के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, किसी भी चीज में ले लीजिए। एक व्यक्ति तो ऐसा है जो मार्केट में दुकान रखता है, उसके यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि लोग लाइन में लगकर भी सामान लेते हैं, और एक व्यक्ति के पास कोई जाता नहीं है। तो उसमें भी योग्यता का अंतर होता है। तो उपलब्धि के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता देखी जा सकती है। इसके आधार पर, इसके बाद यदि अपन और देखें तो गत्यात्मक कौशलों के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। अब एक गत्यात्मक कौशल कौन से होते हैं? अभी गत्यात्मकता का मतलब होता है गति से संबंधित। अब गति किसकी? सामान्यतः इसमें शारीरिक गति को शामिल किया जाता है। तो शारीरिक गति, अब अक्सर खाती का बेटा लकड़ी का काम करता है। क्यों? क्योंकि उसकी गत्यात्मक बुद्धि। अब सबसे अच्छा उदाहरण ले सकते हैं चालक का। ड्राइवर लोग होते हैं ना, उनमें जो होती है
वो इसी प्रकार की बुद्धि होती है। अब खाती का बेटा है, वो खाती से संबंधित काम करता है, तो इसका मतलब उसमें गत्यात्मक कौशल बहुत अच्छा है, यदि वो बिजनेस को बहुत अच्छे से संभाल लेता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप देखते होंगे कि सुनार का बेटा सुनार का काम, सोने का काम नहीं करके, स्वर्णकार नहीं करके और अन्य काम में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें इस प्रकार का कौशल नहीं होता। तो गत्यात्मक कौशल का मतलब है कि अपने लिए कौन सा क्षेत्र चुनते हैं, उस क्षेत्र में अपन कहाँ तक सफल हो पाते हैं, तो वो उसकी क्या होती है, गत्यात्मकता। और कौशल यानी कुशलता। तो गत्यात्मकता में कुशलता या शारीरिक गति में किस प्रकार की कुशलता, ये मोटे तौर पर शारीरिक ली जाती है, यानी व्यक्ति काम कौन सा करता है और उसमें वह कितना सफल है। हालांकि कोई भी काम करे अपन दिमाग तो लगाते हैं, बिना दिमाग के तो अपन सफल हो ही नहीं पाते, परंतु ऊपरी तौर पर दिखाई जो देता है वो शारीरिक ही दिखाई देता है। तो ये गत्यात्मकता होगी। और उसके बाद अपन बात करते हैं रुचि के आधार पर। रुचि के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता, इसको अपन अच्छे से समझेंगे। देखिए, किसी में किसी प्रकार की रुचि होती है, किसी में किसी प्रकार की, परंतु मैं आपको एक बात और बता देती हूं कि रुचि जन्मजात भी होती है, साथ साथ अर्जित भी होती है। अर्जित भी होती है। अब जन्म से ही किसी व्यक्ति की रुचि हो, मान लो कि मिठाई खाने में, और वो जब बहुत मोटा होने लग जाता है तो वो लोगों को देखता है तो उसे यूं लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो वो फिर अपने आप को कंट्रोल करके और अपनी रुचि को बदल देता है। वो उन व्यक्तियों की जिनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है उनसे प्रभावित होता है और फिर अपने आप में परिवर्तन कर लेता है। उसे अपन क्या कहते हैं, अर्जित रुचि अर्जित भी की जाती है और इसके साथ साथ जन्मजात भी होती है। तो किसी भी व्यक्ति को, यदि आप मान लीजिए कि किसी भी बालक को आप भाषा पढ़ाना चाहते हैं, जबकि वो इतिहास पढ़ना चाहता है, वो लिटरेचर में कोई रुचि नहीं रखता, वो कहता है कि नहीं, मैं लिटरेचर नहीं पढ़ूंगा क्योंकि लिटरेचर में छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, मात्राओं की गलतियां हो जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, जिससे नंबर कट जाते हैं। आप उसके पास 10 मिनट बैठिए और उसे यूं बताइए कि भाई तू इस प्रकार से यदि पढ़ेगा तो तेरी गलती कभी नहीं होगी। दूसरी, लिटरेचर के बहुत से फायदे हैं, आप 3-4 फायदे बता दीजिए, वो सब्जेक्ट बदलने के लिए तैयार हो जाएगा। क्या होगी वह? अर्जित रुचि होगी, क्योंकि जन्म से या जन्मजात तो मान लीजिए कि उसे इतिहास पढ़ना अच्छा लगता है, लोगों की कहानियों में उसे बड़ा आनंद आता है, परंतु फिर भी वो क्या करता है कि वो अर्जित कर लेता है। तो देखिए, रुचि होती क्या है, तो किसी व्यक्ति या वस्तु या घटना की ओर ध्यान आकर्षित करना ही क्या है, ध्यान आकर्षित करना रुचि है। ठीक है, रुचि क्या है? रुचि की यदि बात करें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना की ओर ध्यान आकर्षित करना। तो ध्यान आकर्षित यदि किसी व्यक्ति का नहीं हो रहा है तो उसमें इस प्रकार की बातें कीजिए कि उसमें उस रुचि को जागृत कर दीजिए। तो ऐसा मत मानिए। अब सामान्यतः यूं कहा जाता है कि भी बालक की रुचि हो उस तरफ ही उसे भेजा जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि बालक की रुचि उत्पन्न की जाए, उसके फायदे, उसके गुण, उसके दोष बताकर उसमें रुचि पैदा भी की जा सकती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। आगे क्या हो सकता है इसका स्तर देखिए। एक चीज मानी जाती है अभिक्षमता या अभियोग्यता। अभिक्षमता या अभियोग्यता।
योग्यता। अब ये क्या चीज है? देखिए, अभिक्षमता व अभियोग्यता को अपन सामान्यतः अभिरुचि से जोड़कर ही देखते हैं, अभिरुचि से जोड़कर ही समझते हैं। परंतु ये अभिरुचि कौन सी है? ये प्रकृति प्रदत्त, ये प्रकृति प्रदत्त या जन्मजात ही होती है, जन्मजात ही होती है। यदि अपन रुचि की बात करें तो रुचि जन्मजात व अर्जित दोनों हो सकती है, बदली जा सकती है। परंतु रुचि में भी अभिरुचि की बात करें तो जो जन्मजात होती है उसको अपन अभिरुचि का नाम भी दे देते हैं, अभिक्षमता का नाम दे देते हैं अभियोग्यता। यदि इसका मापन करना है तो मनोविज्ञान में एक परीक्षण माना जाता है कूडर परीक्षण। तो कूडर परीक्षण द्वारा इसे मापा जा सकता है, कह सकते हैं, पर अपन यहां कहेंगे इसे समझा जा सकता है। अब ये क्या होती है? प्रकृति प्रदत्त या जन्मजात। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें शारीरिक क्षमता अधिक होती है, वो शारीरिक कार्य करते हैं, जैसे किसान और मजदूर लोग। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें जो शारीरिक कार्य कर ही नहीं पाते, जिनमें क्षमता ही नहीं होती, जिनमें योग्यता ही नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ मानसिक कार्य कर सकते हैं। अब आप उनको कितना भी प्रोत्साहन दीजिए, कितना भी आप उन्हें अभिप्रेरित कीजिए, कितना भी परामर्श व निर्देशन दीजिए, वो कभी भी अपने क्षेत्र को नहीं छोड़ पाएंगे, अपनी दिशा को नहीं बदल पाएंगे। तो इसलिए अपन ये भी मान सकते हैं कि भी परामर्श व निर्देशन के क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ये मैंने कैसे कहा? मैंने तो अभी कहा कि भाई आप उनको कितना भी परामर्श दे दीजिए, कितना भी योगदान दे दीजिए, वो बदलेंगे नहीं। तो फिर परामर्श व निर्देशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान कैसे हो सकता है? हो सकता है, आप ऐसे कीजिए, उसकी रुचि पता कर लीजिए। अभिरुचि, अभिक्षमता व योग्यता। अब मान लीजिए कि देखिए, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने चुनाव कर लिया कि वो आर्मी में जाएगा, परंतु जैसे ही उसको उसके घर वालों ने देखा तो उनके घर वालों ने बैठकर समझाया कि बेटा, उसने क्या किया, जो अन्य उसके मित्र थे, अक्सर लोग हैं वो, अक्सर बच्चे कौन से, किशोरावस्था के बालक, किशोरावस्था के बालक अपनी मित्र मंडली से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा भी हम लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, वो भी आर्मी की तैयारी, यानी उन लोगों के इंटरेस्ट को देखते हुए उसको भी ये हुआ कि मैं भी आर्मी में जाऊंगा। अब वो कह रहा है कि मैं आर्मी में जाऊंगा, मैं आर्मी की तैयारी करूंगा, वो कर रहा है। उसको बैठकर समझाइए कि तू इसके योग्य नहीं है, तेरी न हाइट है, हाइट इतनी मांगते हैं जिसमें तू अयोग्य है, तो तू पहले ही बाहर हो जाएगा। फिर तू इतना शारीरिक सक्षम नहीं है जितना अन्य बच्चे हैं, उन अन्य बच्चों के बराबर तू दौड़ ही नहीं पाएगा। क्षमता यानी तेरी शारीरिक क्षमता नहीं है, तू शारीरिक रूप से योग्य नहीं है। जब उसे आप बैठकर समझाएंगे तो उसके अंदर से आवाज आएगी, कह तो सही रहे हैं, भावुक होने की जरूरत नहीं है, सही रास्ता पकड़ ले। तो इस प्रकार से आप इसके अनुसार रुचि है वो परिवर्तित की जा सकती है क्योंकि अर्जित है, परंतु ये परिवर्तित नहीं की जा सकती, ये जन्मजात है। तो आप इसी को ही जानिए कि भाई इसकी जन्मजात अभिरुचि कौन सी है, अभिक्षमता कौन सी है, इसमें कौन कौन सी किस किस प्रकार की योग्यताएं हैं, उसी के अनुसार परामर्श व निर्देश दीजिए ना। जब आप उसकी योग्यता व क्षमता के अनुसार उसे परामर्श देंगे और मान लीजिए कि वह योग्यता व क्षमता के अनुसार दिए गए परामर्श व निर्देशन को मान भी लेता है तो अवश्यम भावी वह सफल होगा। तो इसलिए यह है
वो प्रकृति प्रदत्त व जन्मजात होती है। कोडर परीक्षण द्वारा इसे समझा जा सकता है। परामर्श व निर्देशन के क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण योगदान इसलिए रहता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसलिए रहता है क्योंकि इसके माध्यम से हम बालक को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में अपनों ने क्या चीजें पढ़ी? अपनों ने सबसे पहले तो संभाविता वक्र देखा, उसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र, और अब अपन चल रहे हैं कहां पर? पहलुओं पर व स्तर पर। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।